अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 224 से। और अल्लाह ताला को अपनी कस्मों का इस तरह से निशाना ना बनाओ कि भलाई और परहेजगारी और लोगों के दरमियान की इस्लाह को छोड़ बैठो। और अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी उन कस्मों पर ना पकड़ेगा जो पुख्ता ना हो। हाँ, उसकी पकड़ उस चीज़ पर है जो तुम्हारे दिलों का फेल हो। अल्लाह ताला बख्शने वाला और बुर्दबार है। आज के हमारे पहले एडिटोरियल का टाइटल है दी फाल गाय। आज हम बेसिकली दो एडिटोरियल स्टडी करेंगे। पहला एडिटोरियल हमारा पाकिस्तान की पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से रिलेट करेगा, जबकि जो दूसरा एडिटोरियल है वो अनइंटरप्टेड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर मुश्तमिल होगा, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से पाकिस्तान के अंदर वुमेन को हरासमेंट का, ह्यूमिलिएशन का और वायलेंस का निशाना बनाया जाता है। अगर हम फर्स्ट एडिटोरियल की बात करें तो हम इसमें देखेंगे कि दो शख्सियात हैं, फिनांस मिनिस्टर रह चुके हैं दोनों, PMLN के, एक मिफ्ता इस्माइल हैं और दूसरे इसहाक डार हैं। उनको हम कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे कि बेहतर फिनांस मिनिस्टर कौन थे, किस तरह से इसहाक डार की जो पॉलिसीज थी उन्होंने पाकिस्तान को इकनॉमिक क्राइसिस के नहीज पर पहुंचाया, और क्यों PMLN के अंदर एक ग्रुप जिसको आप नवाज ग्रुप या मरियम नवाज ग्रुप कह सकते हैं, वो अभी भी इसहाक डार को सपोर्ट कर रहा है और मिफ्ता इस्माइल के ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगरचे कि हुकूमत PMLN की है तो वजीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को तनकीद का निशाना बनाना PMLN के अपने ही ग्रुप की जानिब से यह समझ से बालातर है और फिशर्स और डिवीजन्स को इंडिकेट करता है जो कि PMLN के अंदर मौजूद हो सकती हैं। ऐसे क्या इकदाम थे मिफ्ता इस्माइल की जानिब से जिसकी वजह से उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा मरियम नवाज की जानिब से और पार्टी के दूसरे लीडर्स की जानिब से? क्या उनके ये इकदाम दुरुस्त थे? क्या उनके इन इकदाम की वजह से मईशत को फ़ायदा होगा? और इसहाक डार को अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो किस तरह से मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसीज़ बेटर हैं इसहाक डार की निस्बत, क्योंकि इसहाक डार ने पाकिस्तान की करेंसी को एक ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसको दुरुस्त करना अभी मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट एडिटोरियल की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को। अगर आपने जेंडर स्टडीज़ को एज एन ऑप्शनल ऑप्ट किया है तो वहाँ पे आपको वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के टाइटल से एक हेडिंग भी मिलेगी जिसमें आपने एक पूरा टॉपिक स्टडी करना है और इस पे क्वेश्चन भी अमूमन आ जाता है एग्जाम के अंदर। अगर हम ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री की जानब से कुछ आदाद शुमार को देखें तो पिछले 4 सालों में तकरीबन 14,000 रेप के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, और उसके साथ साथ सेक्सुअल वायलेंस और हरासमेंट की बात की जाए तो तकरीबन 16,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो ये तमाम जो बात हो रही है रिपोर्टेड केसेस की है। ऐसे बेशुमार केसेस हैं जो कि खबरों में नहीं आते, जो रिपोर्ट नहीं होते, उनकी यहाँ पे बात नहीं हो रही। यहाँ पे सिर्फ रिपोर्टेड केसेस की बात हो रही है, और ऐसे केस जो रिपोर्ट नहीं होते उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होंगे, पर्पल कलर में हम थोड़ा सा टेंसेस को लर्न करने की कोशिश करेंगे, ग्रीन कलर में हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करेंगे, एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को, और स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। आज के इस एडिटोरियल में हम फैसलाबाद का जो इंसिडेंट हुआ था उसको एज ए केस स्टडी करेंगे। ये स्टार्ट करते हैं। एमिड्स्ट का मतलब होता है सराउंडेड बाई, इन बिटवीन, अमंग द डेली डोज, जो रोज़ाना की खुराक होती है उसके दरमियान, उस ड्रामा की, ऑफर्ड बाई, जो कि मुहैया किया जाता है, बाई द कंट्रीज पॉलिटिक्स, मुल्क की सियासत की जानिब से, मुल्क की सियासत की जानिब से जो रोज़ाना की बुनियाद पे ड्रामा ऑफर किया जाता है उसके दरमियान। इट मे बी ईजी टू फॉरगेट, ये भूलना आसान होगा, दैट पाकिस्तान हैज़ फॉर सम टाइम नाउ बीन फेसिंग ए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एमरजेंसी, के कुछ वक्त से पाकिस्तान औरतों के खिलाफ तशद्दुद की एमरजेंसी का सामना कर रहा है। हैज़ बीन आ गया तो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। हेडलाइन मेकिंग केसेस, ऐसे केस जो कि सुर्खियों की जीनत बनते हैं, फ्राम जस्ट द पास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से, आर एनफ, वो केस काफ़ी हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टू शो व्हाट अलार्मिंग प्रोपोर्शन दिस हैज़ टेकन, कि किस खतरनाक हद तक ये जो तशद्दुद है औरतों के खिलाफ बढ़ चुका है। एंड वी आर नॉट इवन काउंटिंग द डेली अब्यूज वुमेन फेस, और इसमें हम वो डेली केसेस नहीं इंक्लूड कर रहे जो कि औरतों को रोज़ाना की बुनियादों पे फेस करने पड़ते हैं। द स्टोरीज दैट डू नॉट मेक इट टू द न्यूज़ पेजेस,
और ऐसी कहानियाँ जो कि ख़बरों की जीनत नहीं बनती, एंड द मैनी वुमेन दैट स्ट्रगल टू जस्ट एग्जिस्ट, और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो कि एग्जिस्ट करने की, अपनी बका के लिए कोशिश करती हैं, इफ़ नॉट लिव, अगर वो ज़िंदा रहने की कोशिश नहीं करती तो वो अपनी बका की कोशिश कर रही होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास डैश है, डैश हमेशा फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करता है। द लेटेस्ट टेल ऑफ हॉरर्स कम्स फ्राम फैसलाबाद। ये खौफनाक जो वाक़या है फैसलाबाद में रूनुमा हुआ, ओरिजिनली इन द फॉर्म ऑफ 2 वीडियो क्लिप्स दैट शोज ए यंग वुमेन बीइंग अब्यूज्ड। 2 वीडियो क्लिप्स हमारे पास है जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि एक नौजवान खातून को बहुत ही ज़्यादा ज़ालिमाना तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, रिपोर्टेडली एट द बिहेस्ट ऑफ एन इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन फ्राम फैसलाबाद। और ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये तमाम कुछ हुआ एक फैसलाबाद के बासर बिजनेसमैन की इंस्ट्रक्शन, कमांड या फिर ऑर्डर के ऊपर। इट सीम्स, ऐसा नज़र आता है, दैट विद एवरी न्यू केस ऑफ वायलेंस अगेंस्ट ए वुमेन, हर नए आने वाले केस के साथ औरतों के खिलाफ तशद्दुद के ऊपर, द ब्रूटैलिटी विद इन आवर सोसाइटी, हमारे माशरे के अंदर जो ज़ालिमाना रवैया पाया जाता है, इज़ एक्सपोज, उसका इंकशाफ होता है, वो रिवील होता है टू न्यू लेवल्स, नई सतहों तक। इन द फैसलाबाद केस द वीडियोज शो द मोस्ट हॉरिफाइंग ह्यूमिलिएशन, टॉर्चर एंड वायलेंस। फैसलाबाद के केस के अंदर ये जो वीडियो सामने आई हैं ये बहुत खौफनाक हद तक तज़लील, टॉर्चर और तशद्दुद दिखाती हैं। द फैक्ट, ये हकीकत, दैट ए वुमेन वाज मेड टू गो थ्रू ऑल दैट, कि एक औरत को इस तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ा, जस्ट फॉर सेइंग टू ए मैन्स प्रपोजल, एक आदमी से शादी से इनकार पर, इज ए रिफ्लेक्शन, ये अक्कासी है ऑफ जस्ट हाउ नॉन एग्जिस्टेंस कंसेप्ट ऑफ कंसेंट, कि किस तरह से अदम मौजूदगी है इन कंसेप्ट की। कौन से कंसेप्ट हैं? कंसेंट के, रजामंदी का, इक्वलिटी, मसावात का, एंड रिस्पेक्ट और इज्जत का, आर व्हेन इट कम्स टू द वुमेन ऑफ पाकिस्तान, कि किस तरह से ये जो कंसेप्ट हैं नापैद हैं, अदम मौजूद हैं औरतों की जब बात आती है पाकिस्तानी माशरे के अंदर। और कंसेप्ट कौन से थे? कंसेंट का, इक्वलिटी का और रिस्पेक्ट का। The फैसलाबाद वुमेन्स पुलिस स्टेशन हैज़ बुक्ड 15 सस्पेक्ट्स फॉर अबडक्शन। फैसलाबाद का जो खातून पुलिस स्टेशन है उन्होंने 15 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है, अगवाकारी, एक्सटॉर्शन, ब्लैकमेल और सेक्सुअल हमले, असाल्ट के इल्ज़ाम में, इन्फ्लिक्टेड ऑन द यंग वुमेन ए फाइनल ईयर डेंटिस्ट्री स्टूडेंट, जो कि इम्पोज किया गया एक नौजवान खातून के ऊपर जो कि डेंटिस्ट्री की यानी कि BDS की फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। ऑलमोस्ट एज दो ऑन क्यू, अगर क्या कि ये इशारे की बात है, देर इज़ ए वीडियो नाउ ऑफ द विक्टिम, अब मुतासरा खातून की एक वीडियो सामने आई है, एब्जॉल्विंग द फैसलाबाद बिजनेसमैन, जिसमें फैसलाबाद के बिजनेसमैन को डिस्चार्ज, एक्विट, माफ़ किया जा रहा है, हु स्टैंड्स इन द मिडल ऑफ दिस क्राइम ऑफ ऑल रॉन्ग डूइंग, और ये जो गलतकारी हुई है, ये जो जुर्म है, उसका वो मेन मोहरा थे। लेस्ट एनीवन फॉरगेट, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, द जुडिशल लीगल सिस्टम इन द कंट्री, हमारे मुल्क का जो अदालती कानूनी निज़ाम है, इज़ नोटोरियसली एपैथेटिक, वो बदनामी की हद तक अनइंटरेस्टेड, अनकंसर्न, अनरिस्पॉन्सिव है टू द हाई लेवल ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ विक्टिम्स एंड देयर फैमिलीज। जो मुतासरा लोग होते हैं या उनके ख़ानदान होते हैं, किस तरह से वो वल्नरेबल होते हैं, एट रिस्क होते हैं। इधर विक्टिम्स फील सो इनसिक्योर, या तो जो मुतासरीन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गैर महफूज होते हैं, दैट दे प्रेफर नॉट टू टेस्टिफाई अगेंस्ट द कल्प्रिट्स, के वो तरजीह देते हैं कि जो मुजरिम हैं उनके खिलाफ गवाही ना दी जाए, आर देयर फैमिलीज फेस इंटिमिडेशन, या फिर जो मुतासरीन हैं उनके ख़ानदानों को थ्रेट का सामना करना पड़ता है, एंड कम अंडर ट्रीमेंडस प्रेशर, और वो बहुत ज़्यादा ह्यूज इनार्मस प्रेशर के दबाव के अंदर आ जाते हैं, वाइल परस्यूइंग सच केसेस, जब वो ऐसे केसेस की पैरवी करते हैं। इट कैन नेवर बी ओवर एम्फसाइज्ड, ये कभी भी ओवर स्ट्रेस एग्जैजरेट नहीं किया जा सकता, दैट द कल्प्रिट्स इन्वॉल्व इन दीज केसेस मस्ट फेस द लॉ, कि जो मुजरिम इस तरह के केसेस में शामिल होते हैं उनको कानून का सामना करना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मॉब जस्टिस नहीं होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे जस्टिस नहीं होगा, हमारा जुडिशियल लीगल सिस्टम में फ्लॉज पाए जाएंगे, वहाँ पे आपको मॉब जस्टिस देखने में मिलेगा। एंड द स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफरिंग कंप्लीट प्रोटेक्शन टू द विक्टिम, और स्टेट जिम्मेदार है कि वो मुतासरीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, उनके ख़ानदानों को और तमाम जो मुशाहिदीन हैं। मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे ये होगी कि जो भी इस तरह के केसेस होते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं जिसमें बासर फैमिलीज शामिल होती हैं, तो उसमें जो विक्टिम है उनको पार्टी नहीं होना चाहिए, बल्कि स्टेट को खुद पार्टी होना चाहिए, क्योंकि स्टेट के खिलाफ वो इतना प्रेशर नहीं डाल सकते जितना वो किसी
फैमिली के ऊपर, विक्टिम के ऊपर प्रेशर डालते कि उनसे केस वापस ले लेते हैं। वुमेन आर सीन एज द ईजीएस्ट टारगेट एवरीवेयर। हर जगह खवातीन को एक आसान टारगेट तस्वूर किया जाता है। डैश है, अगेन फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक होगा। फ्राम देयर होम्स टू देयर फ्रेंड्स प्लेसेस, उनके अपने घरों से लेके उनके अपने जो दोस्त हैं उनकी जगहों पर, या फिर पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर। तो इसमें भी थोड़ी सी काउंसलिंग की ज़रूरत है। अपने बच्चों को सिखाइए, सेल्फ डिफेंस सिखाइए उनकी, आप इस तरह से ग्रूमिंग कीजिए कि वो अपना खुद का दिफा कर सकें अपने घर के अंदर भी, क्योंकि अमूमन ऐसे केसेस में देखा गया है कि सेक्सुअल वायलेंस में रिलेटिव्स भी इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स शामिल आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा करीबी लोग, फ्रेंड्स शामिल होते हैं। इन मोस्ट केसेस द कल्प्रिट्स, ऐसे बहुत सारे केसेस में जो मुजरिम होते हैं, समहाउ मैनेज टू अवॉइड जस्टिस, वो किसी तरह से इंतज़ाम कर लेते हैं इंसाफ से बचने का, डिस्पाइट क्विक अरेस्ट, बावजूद इसके कि फौरी तौर पर गिरफ्तारियाँ भी की जाती हैं। मोर दैन 14,000 रेप केसेस वर रिपोर्टेड इन पाकिस्तान। 14,000 से ज़ायद ज़्यादती के केस रिपोर्ट हुए हैं पाकिस्तान के अंदर पिछले 4 सालों में, और ये ऑफिशियल आदाद शुमार हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के। इसी तरह से जो सेक्सुअल वायलेंस और हरासमेंट के केसेस हैं औरतों के खिलाफ, वो भी तकरीबन 16,000 से ज़ायद हैं। दीज फिगर्स डू नॉट इंक्लूड द न्यूमीरियस केसेस दैट गो अनरिपोर्टेड। ये जो आदाद शुमार हैं उसमें वो बहुत सारे न्यूमीरियस होता है, बहुत सारे केसेस शामिल नहीं किए गए जिनको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता। डिस्पाइट एन इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ सच केसेस, इस तरह के केसेस की बढ़ती हुई तादाद के बावजूद सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, आने वाली जो हुकूमतें हैं एक के बाद दीगरे, हैव बीन अनएबल टू टेक द इफेक्टिव मेजर्स टू कर्ब सच क्राइम्स, वो नाकाम रही हैं, उनमें ये सलाहियत नहीं थी कि वो ऐसी इक़दामात करें जो कि इफ़ेक्टिव हों इस तरह के जराइम को रोकने के लिए, कर्ब करने के लिए, स्टॉप करने के लिए। द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ टू डिमांड दैट द स्टेट फाइनली स्टार्ट टू सी वुमेन एज इक्वल सिटीजन्स। तो जो एक ही रास्ता है हमारे पास वो ये है कि स्टेट्स ये देखें कि जो ख़वातीन हैं, वीमेन हैं, वो बराबर की शहरी हैं, एंड इंश्योर और यकीनी बनाए दैट एक्सेस टू इक्वल जस्टिस एंड इक्वल लॉ इज़ अवेलेबल टू दैम, कि इंसाफ तक और कानून तक उनके लिए रसाई आइन के मुताबिक आसान हो, उनको मुहैया हो, दस्तियाब हो। वी कैन स्टार्ट बाई सिंपली बिलीविंग, हम ये यकीन करते हुए स्टार्ट कर सकते हैं दैट वुमेन आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, के ख़वातीन कोई चीज़ नहीं है, आर एनिमल्स या फिर जानवर नहीं है, टू इधर बी गार्डेड जिनकी हिफाजत की जाए, आर टेम या फिर उनको ट्रेन किया जाए, दे आर ह्यूमन्स, वो भी इंसान हैं, एंड देयर मस्ट बी कास्ट फॉर हर्टिंग दैम, और उनको चोट पहुँचाने की, हर्ट करने की बहुत ज़्यादा कीमत होनी चाहिए, बल्कि बहुत भारी कीमत होनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ाएं दी जानी चाहिए ताकि इस तरह के केसेस ना हों। और बेशक हुकूमत ने ऐप्स बनाई है, ज़ैनब अलर्ट ऐप है, लेकिन ये चीज़ें काफ़ी नहीं हैं इस तरह के जुराइम को कर्ब करने के लिए। सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, वो हमें अपने जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाना होगा। जस्टिस सिस्टम को, अदालती निज़ाम को, लीगल सिस्टम को बेहतर बनाए बिना ये तमाम चीज़ें, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है इसको ख़त्म करना, जेंडर पैरिटी हासिल करना, आप देखते रहते होंगे जो ग्लोबल जेंडर गैप का हमारे पास हर साल वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की जानिब से आता है क्राइटेरिया, उसमें हम लैग कर रहे होते हैं, शायद हम सेकंड लास्ट नंबर पे 151 पे आउट ऑफ 152 नेशन। तो ये आप दोबारा से देख लीजिएगा फैक्ट्स। लेकिन ये जो वाज़ेह बात है कि जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है, इक्वालिटी नहीं है हमारे अंदर, और इसी तरह से हमारा जो जुडिशल सिस्टम है वो भी एपैथेटिक है, और औरतों को उनके जो हुकूक हैं वो नहीं दिए जाते। With one camp in the PMLN repeatedly undermining the party's own government, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तबका ऐसा है जो कि बारहा सबवर्ट सैबोटाज कर रहा है पार्टी की अपनी ही हुकूमत को। इट इज़ नो वंडर, तो ये हैरानी की बात नहीं है कि जो मईशी और सियासी इस्तेहकाम है वो हासिल नहीं हो सकता इस तरह के हालात में। मरियम नवाज पब्लिक डिस्टेंसिंग फ्राम फिनांस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल ओवर द रिसेंट फ्यूल प्राइस हाइक। मरियम नवाज को हमने देखा, उन्होंने ट्वीट्स किए और उन्होंने खुद को अलहदा कर दिया वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के फ़ैसले से, जो कि फ्यूल प्राइसेस में 6 रुपीज़ का इजाफा था उसके ऊपर। और उनका ये असर्शन दावा कि उनके फादर भी यानी कि नवाज शरीफ भी ये मीटिंग छोड़कर चले गए थे जहाँ पे ये फ्यूल प्राइसेस डिस्कस की जा रही थी, वर क्वाइट अनकॉल्ड फॉर। तो ये जो उनकी बयानात थे ये अननेसेसरी थे, मैंडेटरी नहीं थे, गैर ज़रूरी थे। द ओनली ओपन द डोर फॉर द PMLN allies and sympathizer to also throw their punches at the beleaguered finance minister।
इसने दरवाजे ओपन किए हैं जो PMLN के इत्तेहादी हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, सिंपथाइजर्स हैं, हमदर्द हैं, कि वो भी तनकीद का निशाना बनाए वज़ीर ख़जाना को, जो कि बहुत ही मुश्किल सूरत से दो चार हैं, लीविंग हिम स्क्रैम्बलिंग टू प्रोवाइड जस्टिस। तो वो अब मैसअप्ड हैं, कंफ्यूज हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं और वजाहतें पेश कर रहे हैं। मिस्टर इस्माइल हैज़ ए थैंकलेस जॉब। मिस्टर इस्माइल की जो जॉब है बहुत मुश्किल है, बट इट नीड नॉट टू बी सो ह्यूमिलिएटिंग, लेकिन इसको इतना तजलील वाला नहीं होना चाहिए। ही कैन नॉट बी फॉल्टेड फॉर एक्सरसाइजिंग फिजिकल रेस्ट्रेंट। उनके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि वो माशी जो पाबंदियाँ हैं, लिमिट्स हैं, लगा रहे हैं। व्हेन द IMF इज़ ब्रीदिंग डाउन हिज नेक, जब IMF की जो बहुत ज़्यादा सख्त शराइत हैं उनके तहत, टू सी हाउ रिस्पॉन्सिबल द गवर्नमेंट बिहेव्स व्हेन विद पब्लिक फंड्स, के किस तरह जिम्मेदारी से हुकूमत बिहेव करती है अवामी फंड्स के साथ। और 14 अगस्त के ऊपर जो जश्न मनाए जाते हैं, इसके ऊपर हम जो एक्स्ट्रा वैगेंट हमारी स्पेंडिंग्स हैं, जो इसराफ है, उससे किस तरह से बचा जा सकता है। हर चीज़ में इसराफ से बचना चाहिए, क्योंकि पहले ये दावा था कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की जानिब जा रहा है, तो हुकूमत के खर्चे इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ख़ास तौर पे फजूल खर्चे जो कि मुल्क के फ़ंड के ऊपर मज़ीद दबाव डालें। और इसी तरह से अगर हम पंजाब की हुकूमत बात करें, सिंध की, KPK की, पोलिटिकल बेनिफिट्स के लिए वो मुल्क को मईशी नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। एक ख़बर सुनने में आ रही है कि तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है, वो भी अनबजटरी। तो अगर आप जो अपर स्केल्स हैं उनकी तनख्वाहों में 70,000, लोअर स्केल की तनख्वाहों में 20,000 तक इजाफा करते हैं, जो कि ऐलान सुना है किया जा चुका है चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से। तो इस तरह के जो फैसले होते हैं मुल्क के एक्सचीकर को, ख़जाने को बेइंतहा नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग पॉलिटिकली अपना बेनिफिट देख रहे होते हैं। मुल्क को इकनॉमिकली कितना नुकसान हो रहा है, एक ऑलरेडी डेटेड मुल्क जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जे हैं, वो इस तरह के फैसले नहीं ले सकता। इसी तरह से जो एक बार मेरा चाइना जाना हुआ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जब ट्रैवल करता था बाई ट्रेन, तो हर स्टेशन का जो किराया है वो स्टेशन के अल्टर हो रहा है। यानी कि मैंने 1 किलोमीटर ट्रैवल किया तो फॉर एग्जांपल 1 रुपी था, 2 किलोमीटर का 2 रुपी, 3 किलोमीटर का 3 रुपी, और इसी तरह से बढ़ता जाता था। लेकिन पाकिस्तान में आप बात करें अगर इस्लामाबाद की, आप सेक्रेटरीट से चले जाएं सदर तक, तो मेरे ख्याल में किराया बराबर ही है 30 रुपीज़ मेट्रो का। इसी तरह से लाहौर में आप चले जाएं, शादरा से आई डोंट नो आखिरी मकाम ठोकर न्याज बेग है या पता नहीं कौन सा है, तो वहाँ भी आई थिंक कि किराया सेम है, 30 रुपीज़ है या 40 रुपीज़ है। तो इस तरह से सिस्टम नहीं चल सकता, क्योंकि गाड़ियों पे पेट्रोल लग रहा है और पेट्रोल एक इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है। ठीक है, हमने इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स को बचाना है और हम इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर शिफ्ट करना है, हमने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाना है। आप इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह की आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते। मैं ये नहीं कहता कि आवाम को रिलीफ नहीं दिया जाना चाहिए, बेशक दिया जाना चाहिए। सेहत में दें आप रिलीफ, आप हेल्थ में दें और इसी तरह से एजुकेशन में दें, लेकिन ट्रैवलिंग में आप दे रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट में दे रहे होते हैं, तो उसके मुल्क को बहुत ज़्यादा रिपरकशन फेस करने पड़ते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। अपनी रिकमेंडेशन भी आप ऐसे मामला पे ज़रूर दिया करें, ताकि जो आरा हैं उनको देखा जा सके और उनको जस्टिफाई भी किया जा सके, ताकि जो मुख्तलिफ आरा हैं उनको इकट्ठा करके ओपिनियंस को मैं भी उसके ऊपर अपनी जो मेरी ओपिनियन है उसको बेटर कर सकूं। मिस्टर इस्माइल हैज़ एक्सप्लेन, मिस्टर इस्माइल ने यह वजाहत दी है कि जो प्राइस इंक्रीज़ की गई है ये सिर्फ कवर अप करने के लिए है उस कीमत के फ़र्क को जो कि पेट्रोल सोल्ड किया जा रहा था पिछले हफ्ते। अंडर द न्यू प्राइसिंग मैकेनिज्म, नए कीमती निज़ाम के तहत कोई भी अगर फॉल होता है आलमी मंडी में तेल की कीमतों के अंदर, ये ट्रिकल डाउन करेगा एंड कस्टमर्स के ऊपर, यानी कि जो हम आवाम हैं उनके ऊपर ये असर करेगा। इफ़ नॉट इन द करंट साइकिल, अगर ये मौजूदा साइकिल में नहीं होता तो अगले में हो जाएगा। ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स, पिछले कुछ महीनों से, एज पॉलिटिशियन अक्रॉस द आइल बिकर्ड एंड फाउट, जो पॉलिटिशियन हैं तमाम पार्टीज़ के, वो लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। मिस्टर इस्माइल एक वाहिद शख्स थे जो बिल्कुल वाज़ेह थे कि किस तरह से उन्होंने प्लान किया हुआ था। उन्होंने आजियन स्टेबल्स को, हमारी मैशत को, उसको साफ़ करना है, यानी कि कंडीशन प्लेस जहाँ पे ग्रेट एकमुलेशन हो फील्ड का, करप्शन का, मैशत के अंदर ये तमाम चीज़ें थी, तो उन्होंने इसको किस तरह से साफ़ करना है वो प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। और मैं भी कुछ उनकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जिनसे एग्री करता हूँ, जो कि पाकिस्तान की मैशत के लिए अशद ज़रूरी हैं। अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को थोड़ा सा उठा कर देखें तो पाकिस्तान हमेशा से IMF के प्रोग्राम के अंदर दाखिल होता है, और जब अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स हासिल करने की बात आती है तो IMF के प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किए बिना ये छोड़ देते हैं। यानी कि वाइड बेसिस पे टैक्सेस का नफाज नहीं किया जाता। वही जो लोग होते हैं सैलरीड क्लास, उन पर टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं, जिसका इकॉनमी के ऊपर हमेशा से बुरा असर पड़ता है। और यही तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी को
बूम एंड बस्ट साइकिल फेस करना पड़ता है। तो जो मेन कल्प्रिट्स हैं इकानमी की हर्डल्स के, क्राइसिस के, उनको रिमूव करना होगा, ना कि पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए टेम्परेरी इकदाम लेने होंगे। और मिस्टर इस्माइल ऐसे शख्स हैं जो कि इकानमी को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बरक्स इसहाक डार जो थे, उन्होंने एक टेम्परेरी तरीके से डॉलर को कंट्रोल में रखा हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मौजूदा बहरान का सामना भी करना पड़ रहा है। और उसके अलावा जो पीटीआई की पॉलिसीज़ थी वो भी कुछ सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी। आए दिन वो फिनांस मिनिस्टर तब्दील करते रहते थे, और इसके साथ साथ उनके फिनांस मिनिस्टर भी कोई इतने काबिल नहीं थे। वही रज़ाक दाऊद थे और वही पुराने लोग थे। आई विल गो विद हमाद अजहर, वो काबिल शख्स थे उनके अंदर, लेकिन आप देख ले पॉलिटिकली बेनिफिट के लिए उनको भी हटा दिया गया और असद उमर को भी हटा दिया गया, और एक पुराने शायद मुशर्रफ दौर के थे रज़ाक दाऊद, उनको लाया गया। वन में डिसएग्री विद द पाथ ही चूज, उनका जो रास्ता है उससे आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू क्रिटिसाइज हिज कमिटमेंट टू द हरकोलियन टास्क। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा तनकीद करना उनकी कमिटमेंट के ऊपर, जो कि वो मुश्किल काम सर अंजाम देने के लिए उनकी कमिटमेंट है, और उन्होंने जो वादे किए हैं IMF से उनको वो पूरा कर रहे हैं। क्योंकि इनको दरमियान में अगर इस मरतबा छोड़ दिया गया तो फिर यकीनन मुल्क डिफ़ॉल्ट की जानिब जा सकता है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट देन, ये हमारी बदकिस्मती है, दैट हिज मेन अपोजिशन हैज़ कम नॉट फ्राम द PTI, कि उनकी मुखालफत PTI की जानिब से नहीं आ रही, बट फ्राम ए कैंप विद इन हिज ओन पार्टी, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के एक कैंप की जानिब से आ रही है। दैट रिमेन्स बिहोल्डन, जो कि इंडेप्टेड है टू द आइडियाज़ ऑफ फार्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार के जो आइडियाज़ थे। इट सीम्स, ऐसा नज़र आता है कि मिस्टर डार ने जो पार्टी के सुप्रीमो हैं यानी कि नवाज शरीफ, उनके कानों को भर दिया है, और उसको तब से बढ़ रहे हैं जब से ट्रबलिंग ओपिनियंस आ रही हैं, मुश्किल आरा आ रही हैं, परेशान कुन आरा आ रही हैं अबाउट हाउ द इकनॉमी रियली आर टू बी मैनेज, के मीशत को किस तरह से मैनेज किया जाना चाहिए। अच्छा, पहली हकीकत यह है कि अब इसहाक डार मुल्क से बाहर बैठे हैं, तो उनको जो मुल्क के हालात हैं उसके अंदर दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। एक फिनांस मिनिस्टर हैं, चला रहे हैं सिस्टम, उनको चलाने दें। इस तरह के जब मामलात होते हैं, एक शख्स खुद को सुपीरियर शो करने के लिए दूसरे के जो मामलात हैं उसके अंदर दखलंदाजी करता है, तो वहाँ से प्रॉब्लम्स ओरिजिनेट होते हैं। द नवाज कैंप्स हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स मिस्टर इस्माइल, और इसी तरह से नवाज कैंप की जो दुश्मनी है, एनमिटी है, हॉस्टिलिटी है मिस्टर इस्माइल की जानिब, ऐसा नज़र आता है कि वो मिस्टर डार की जानिब से फ्लो कर रही है, जो कि कंटेम्प्ट रखते हैं, हेट रखते हैं अपने यंगर काउंटर पार्ट के लिए, अपने मुखालिफ के लिए। मिस्टर डार जो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की जाती है पाकिस्तान के मौजूदा क्राइसिस के लिए, सीम्स टू हैव हैड इट फॉर द मिस्टर इस्माइल। ऐसा नज़र आता है कि उनकी मुखालफत थी मिस्टर इस्माइल से जब से मिस्टर इस्माइल ने को कॉल किया गया PMLN की जानिब से, ताकि वो उस तमाम डैमेज को साफ कर सकें जो मिस्टर डार की जानिब से किया गया है। रेट पॉलिसीज़ उन्होंने जो मेंटेन की थी एक इलीगल तरीके से, या एक आप कह रहे हैं कि फ्रॉडुलेंट तरीके से, तो उसकी वजह से जो डैमेज हुआ उसको क्लीन अप करने के लिए मिस्टर इस्माइल को लाया गया। लेकिन फिर आप देख लें कि पाकिस्तान में डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है, मिस्टर डार किसी तरह से रिश्तेदार हैं मिस्टर नवाज शरीफ के, और पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ तो इन तमाम रिश्तेदारियों की वजह से अल्टीमेटली सफ़र करना पड़ता है मुल्क अजीज़ पाकिस्तान को। इफ़ द गवर्नमेंट शिप हैड ऑलरेडी बीन लुकिंग लॉस्ट एट सी, अगर हुकूमत का जो शिप है वो खो चुका है समंदर के अंदर, इट नाउ आल्सो सीम्स टू बी फेसिंग ए म्यूटनी फ्राम विद इन, ऐसा नज़र आता है कि इनको अंदर से भी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। और इनका जो मेन हरीफ है जो PTI है, मस्ट बी एक्सटैटिक, वो बहुत ज़्यादा यूफोरिक होंगे, खुश होंगे। इट डज़ नॉट मेक सेंस, इस बात की समझ नहीं आती जो रूलिंग पार्टीज़ हैं वो अपनी ही क्यों बदतर दुश्मन बन जाती हैं। विद स्टेबिलिटी स्लोली रिटर्निंग टू द इकानमी, मईशत में हम देख रहे हैं थोड़ा सा इस्तेहकाम आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता डॉलर की कीमत कम हो रही है, और जो मकामी कैपिटल मार्केट्स हैं उनमें भी थोड़ा सा सुकून आया है, काम आया है। एंड दिस शुड हैव बीन ए टाइम, तो ये वो वक्त था कि फोकस किया जाए, सीधे रास्ते पे चला जाए, स्टडी रहा जाए, और पब्लिक में ना जाया जाए इस तरह की शिज़्म के साथ, डिवीजन के साथ, फिशर्स के साथ जो कि पार्टी के अंदर पाए जाते हैं। द फोलीज कीप एडिंग अप, दुश्मन ऐड होते रहते हैं। इरोडिंग एनी फेथ लेफ्ट इन द गवर्नमेंट, तो हुकूमत के ऊपर जो एतमाद है इस तरह के बयानात से वो ख़त्म होता जाता है। वन वंडर्स, तो एक शख्स इस बात पे हैरान हो सकता है, वेदर एनी मैच्योरिटी विल बी फोर्थकमिंग, कि क्या कोई मैच्योरिटी आगे हमें दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं अपनी ओपिनियन रिकमेंडेशन दूँ तो जहाँ पे उज़्मा बुखारी हो, हिना परवेज़ भट्ट हो, मरियम नवाज़ हो, सानिया आशिक, वो शायद पढ़ी लिखी हैं, फार्मासिस्ट हैं, तो बाकियों के अलावा तो मुझे कहीं पे मैच्योरिटी नज़र नहीं आती। और मैं सिर्फ PMLN को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, सिमिलरली अगर आप देखें PTI को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वहाँ पे जहाँ पे फ़याज़ चौधरी हो और फ़याज़ हसन चौहान हो, फवाद चौधरी हो, ऐसे लोग हों, वहाँ पे भी आपको कोई मैच्योरिटी नज़र नहीं आती।
बाबर अवान हो जो और फिरदौस आशिक अवान हो, तो वहाँ पे आप क्या मेरे ख्याल में कोई अच्छे की उम्मीद नहीं रख सकते ऐसे लोगों से जिनके ख़ानदानों ने यानी कि ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर रह चुकी हैं शीरी मज़ारी। तो उनकी भी आप हिस्ट्री देखें तो वो भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स से बिलोंग करती हैं, कई रकमों पे उन्होंने भी राजनपुर के अंदर कब्जा किया हुआ है। तो ये तमाम लोग पाकिस्तान को आप कह लें कि अपना शिकार बनाए हुए हैं, पाकिस्तान की दौलत को लूट के खा जा रहे हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, और जब तक ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ख़त्म नहीं होगी तब तक पाकिस्तान का निज़ाम सुधरना बेहतर नहीं होगा। इमरान खान को मैं कुछ अर्सा पहले इसलिए सपोर्ट करता था क्योंकि वो इस डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के खिलाफ थे, लेकिन अब अगर देखा जाए तो वो भी तकरीबन इस रंग में ही नहा चुके हैं। लेकिन होपफुली पाकिस्तान के लिए कुछ बेटर कर सकते हैं। नवाज शरीफ हैं तो शायद वो भी कुछ बेटर कर लें, लेकिन इन तमाम लोगों से उम्मीद रखना मेरे ख्याल में बेसूद होगा। खैर, ये पॉलिटिक्स पे तो फिर ज़्यादा बातें होती रहेंगी आपसे कभी डिटेल में। आज के एडिटोरियल्स दोनों इंपॉर्टेंट थे, इकॉनमी से रिलेटेड था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से रिलेटेड था, जो अंदर फिशर्स पाए जाते हैं PMLN के अंदर उससे रिलेटेड था, और क्यों दो फिनांस मिनिस्टर्स जो कि एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, मुखालिफ हैं, वो एक दूसरे ख़ासतौर पर इसाक डार वो क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल के काम के अंदर, क्यों PMLN का जो एक ग्रुप है वो निशाना बना रहा है तनकीद का फिनांस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल को, जबकि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। PTI ने भी अपने आखिरी जो दौर था उसके अंदर नुकसान पहुँचाया इकानमी को काफ़ी सारा, तो वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको दुरुस्त करने दिया जाए। या तो PMLN हुकूमत में ना आती इस तरह से, अब जब वो आगे हैं रजीम चेंज करके, तो अब उनको इस तरह के जो भारी फैसले हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। और इसी तरह से वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जेंडर पैरिटी है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल जेंडर गैप है पाकिस्तान के अंदर, और ये जो औरतों के ख़िलाफ़ हैरेसमेंट के वाक़यात हैं, तशद्दुद के वाक़यात हैं, सेक्सुअल असाल्ट के वाक़यात हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हैं। रिपोर्टेड केसेस कम होते हैं, ओरिजिनल में ये वाक़यात बहुत ज़्यादा हैं। कुछ हमने आज़ाद शुमार देखे भी हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की जानिब से। इसी तरह से हमने देखा कि किस तरह से इस तरह के सेक्सुअल असाल्ट वायलेंस के वाक़यात में करीबी ख़ानदान दोस्त शामिल होते हैं। फैसलाबाद का जो इंसिडेंट है उसमें भी सुनने में आ रहा है कोई लड़की आना शेख है, वो भी जो दोस्त थी शायद खतीजा की, वो भी शामिल थी इस इंसिडेंट के अंदर। खैर, सबसे ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, कानून की ज़रूरत है, जुडिशल लीगल सिस्टम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के जो वाक़यात हैं, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, उसको ख़त्म किया जा सके, कर्ब किया जा सके, ऑब्स्टेकल हर्डल खड़ी की जा सके, और जेंडर पैरिटी को हासिल किया जा सके। खैर, आज का लेक्चर बातों बातों में कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, होपफुली आप इसको माइंड नहीं करेंगे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अपना कोई क्वेश्चन होता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। फीडबैक आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब तक आप फीडबैक नहीं देंगे तब तक हमारी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा लो रहेगी। अल्लाह हाफिज़, एंजॉय योर डे, बेस्ट विशेस।